Hello friends, this is SP. Welcome to Adhikam Manch. We are present here with another new session that is English Pedagogy CTET Special. तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल जो आज का रहेगा यानी कि ये पार्ट नंबर 9 रहेगा। इससे पहले हम 8 पार्ट कर चुके हैं, तो आज जो रहेगा पार्ट 9 रहेगा इंग्लिश पेडागोजी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस का। फ्रेंड्स शुरू करते हैं यानी कि ये सीरीज़। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच इज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फ्रेंड्स जो नीचे दे रखे हैं कुल मिला के 4 ऑप्शन है, उसमें से जो एक है जो बेसिक स्किल कौन सी है जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल्स की सबसे पहले बात करेंगे। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल्स यानी कि इसके थ्रू CLT जैसे कहते हैं, इसके थ्रू जो टारगेट लैंग्वेज होती है, ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो मदर टंग होती है हिंदी हो गई, ठीक, हिंदी के साथ साथ पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी इत्यादि। यदि हम टारगेट लैंग्वेज दूसरी किसी लैंग्वेज को जब भी सीख रहे होते हैं, जैसे कि इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जब उसको सीख रहे होते हैं तो इस यानी कि मेथड के थ्रू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है उसके थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। कुल मिला के इंटरेक्शन के थ्रू जो फोकस होता है हमारा टारगेट लैंग्वेज या ये कहें इंग्लिश लैंग्वेज पर होता है। ठीक है, तो जो भी टारगेट लैंग्वेज होती है उसी में इंटरेक्शन चलता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के थ्रू। और जो मदर टंग होती है यानी कि लैक ऑफ मदर टंग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं, एन emphasis on learning to communicate through interaction in the target language। बी ऑप्शन कहता है देयर इज़ ए लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्रामर यानी कि ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। सी की तरफ चलते हैं, लैंग्वेज एक्टिवेशन इज़ लिमिटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी। जो लैंग्वेज का एक्टिवेशन है वो क्लासरूम एक्टिविटी तक लिमिटेड होता है। या फिर लर्नर्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस की जब भी हम बात करें, जो लर्नर के पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की, तो उसकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्शन में से जो रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यानी कि एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। कुल मिला के इसके थ्रू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के थ्रू जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसका इंटरेक्शन किया जाता है। इंटरेक्शन के थ्रू इस लैंग्वेज को सिखाने की या सीखने की कोशिश की जाती है। कोई भी एक टीचर यानी कि इस मेथड के थ्रू जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाता है इंटरेक्शन के थ्रू, इसमें मदर टंग का ज़्यादा रोल नहीं होता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ नॉट ए की फीचर ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। यहाँ पे जो एक की फीचर नहीं है ऑडियो लिंगुअल मेथड की वो कौन सी नहीं है। देयर इज़ मच यूज ऑफ टेप्स, लैंग्वेज लैब्स एंड विजुअलेट्स। ठीक है, यानी कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसमें बहुत सारा टेप्स का यूज होता है, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियो वगैरह का, लैंग्वेज का यूज होता है एंड विजुअल एड्स का यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से कहता है, यदि हम बात करें न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म। डायलॉग फॉर्म में जो नए नए मटेरियल हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है। या फिर ग्रेट इंपॉर्टेंस इज अटैच्ड टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में यानी कि ग्रेट इंपॉर्टेंस प्रोनाउंसिएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। या फिर हम बात करें स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू यूज़ देयर मदर टंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स आर एनकरेज, स्टूडेंट्स को जो अपनी मदर टंग है मातृभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए उत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। कुल मिला के ऑडियो लिंगुअल मेथड की यदि हम बात करते हैं, लर्निंग प्रोसेस किसी भी लैंग्वेज के लर्निंग प्रोसेस में जब भी ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात आती है तो वहाँ पे बच्चों को या स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी जो मदर टंग है उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो टीचिंग है वो रिप्लेस्ड कर दी गई है, किसके थ्रू, ये किसके द्वारा,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसके द्वारा, या फिर स्ट्रक्चरल टीचिंग के द्वारा, या फिर सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के द्वारा, या फिर मोटिवेशनल टीचिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चरल टीचिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसको रिप्लेस किया गया है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के थ्रू। तो कुल मिला के सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग SLT, जब भी हम SLT की बात करते हैं तो इसे ओरल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इंटरेक्शन और ओरली यानी कि मौखिक रूप से इसका यूज होता है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल बेस्ड होती है, यानी किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चरल यानी रचनात्मक रूप की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। और दो चीज़ों की बात करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग में यानी कि SLT की जो और दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि फोकसेस ऑन बोथ वोकेबलरी एंड रीडिंग। इसमें वोकेबलरी और रीडिंग पर जोर दिया जाता है, इसके साथ साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो ग्रामर की यानी कि लैंग्वेज की जो व्याकरण होती है उसके जो फंक्शन होते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को जो रिप्लेस किया गया है वो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के थ्रू रिप्लेस किया गया है। आज जो हम बात करते हैं सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं, इसमें परफॉर्मेंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, परफॉर्मेंस के थ्रू सिखाने पर जोर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज एमंग द स्टूडेंट्स। यानी कि कौन सी क्लासरूम की एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है जो कक्षा के अंतर्गत कराई जा सकती है या कराई जाती है, जो टीचर्स की हेल्प करती है टू डेवलप ओरल लैंग्वेज, यानी कि बच्चे की जो ओरल लैंग्वेज है उसको डेवलप करने में कौन सी एक प्रैक्टिस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यानी कि कोरस रेसिटेशन, इंडिविजुअल रेसिटेशन ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग इट, यानी कि किसी पोएम को याद करने के बाद उसे कोरस में गाना, या इंडिविजुअली उसका व्याख्यान करना यानी कि सुनाना, या फिर पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन, या बच्चों के रोल प्ले के लिए बोल दिया जाए, बच्चे रोल प्ले करें सॉरी रोल प्ले में बच्चे पार्टिसिपेट करें, ठीक है, किसी भी फेवरेट सीन के लिए। तो उससे बच्चे में कुल मिला के ओरल लैंग्वेज डेवलप होगी। या फिर प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, नए और जो अपरिचित वर्ड हैं उनको प्रोनाउंसिएशन किया जाए। या फिर कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद टीचर, टीचर के साथ कोरस रीडिंग कराई जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल जो रहेगा वो रहेगा B, यानी कि पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन। बच्चों के लिए यानी कि क्लास की जो एक्टिविटी है सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें बच्चे का जो ओरल लैंग्वेज डेवलप हो पाएगा। रोल प्ले यानी कि बच्चों से रोल प्ले कराया जाए, कोई भी एक सीन, ठीक है, कोई भी एक इस तरह से प्ले के सीन निर्धारित किए जाएं जिसमें बच्चे रोल प्ले करें और वो इंटरेक्शन करें, ठीक है। तो रोल प्ले के थ्रू उनकी जो हेजिटेशन है वो भी दूर होगी, ठीक, इंटरेक्शन का गुण डेवलप होगा। इस तरह से बच्चे में जो लैंग्वेज की ओरल फॉर्म है वो डेवलप हो पाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इन ए कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी बेस्ड ऑन, यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी बेस्ड ऑन, यानी किस पर बेस्ड होनी चाहिए जो लैंग्वेज लर्निंग है, ठीक है। यानी कि मिनट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड्स हैंड राइटिंग डेवलपमेंट, बच्चे के प्रत्येक बच्चे के हैंड राइटिंग डेवलपमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। या फिर करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड, यानी कि स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट किया जाए, ठीक है। और ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो ज़्यादा
रिपीट तो नहीं कर रहे यानी एरर्स में, या फिर केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस, यानी कि जो लैंग्वेज का सिलेबस है उसे अच्छी तरह से कंप्लीट करा जाए, या फिर ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। तो कुल मिला के जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। यदि बच्चों को ग्रुप में डिस्कशन कराया जाए और पीयर यानी उनके पीयर जो समान एज के बच्चे हैं उनके साथ डिस्कशन कराया जाए तो बच्चे बेहतर तरीके से, यानी कि कंस्ट्रक्टेड जो क्लासरूम है लैंग्वेज लर्निंग को इस तरह से उस चीज़ की वकालत करता है कि बच्चे को ग्रुप में डिस्कशन कराया जाए और उनके जो पीयर्स होते हैं, ठीक है, उनमें डिस्कशन कराया जाए, जिसके थ्रू बच्चे अच्छी तरह से किसी लैंग्वेज को सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। यानी कि टीचिंग ऑफ ग्रामर, जब भी ग्रामर टीचिंग की बात आती है तो एक लैंग्वेज टीचर को सबसे इम्पोर्टेंट निम्नलिखित में से क्या है, क्या करना चाहिए। अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, या फिर यूजिंग फंक्शनल अप्रोच का यूज करना चाहिए, या फिर यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसको यूज करना चाहिए, या फिर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, या फिर जितने भी ग्रामर के रूल हैं उनको याद करा देना चाहिए। तो फिर सबसे जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एक लैंग्वेज टीचर के लिए बात रहेगी वो रहेगी यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। बच्चे की लर्निंग, बच्चे के लैंग्वेज सिखाते समय टीचर को फंक्शनल अप्रोच अपनाना चाहिए, जिसके थ्रू बच्चे बेहतर तरीके से लैंग्वेज को गेन कर पाएँ, उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो पाए। तो फ्रेंड्स, यानी कि फंक्शनल अप्रोच की बात करते हैं। फंक्शनल अप्रोच यानी कि फोकसेस ऑन यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल सिचुएशन, यानी कि परफॉर्मेंस। जो फंक्शनल अप्रोच होता है वो परफॉर्मेंस पर आधारित होता है, किस तरह से बच्चे सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब ग्रुप में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो एक लैंग्वेज टीचर को चाहिए कि वो फंक्शनल अप्रोच को अपनाएं, जिस पे परफॉर्मेंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बारे में, जो बुक होती है हमारी पाठ्य पुस्तक, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अ टेक्स्ट बुक इज़ द फाइनल थिंग फॉर द टीचर। टीचर के लिए एक फाइनल चीज़ है, ठीक है, यानी कि उसी को आधार बनाकर एक अध्यापक को टीचिंग करनी चाहिए। या फिर बी की बात करें, इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन इन द करिकुलम। या फिर इट हेल्प्स टू अचीव, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, जो करिकुलम में जो भी ऑब्जेक्टिव समाहित होते हैं, ठीक है, उनको अचीव करने में हेल्प करती है। या फिर द टेक्स्ट बुक्स आर द ओनली सोर्स टू रीड। टेक्स्ट बुक्स रीड करने का एक इकलौता संसाधन मात्र है या इकलौता स्रोत है। या फिर इट इज़ प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर द सेशन, यानी कि ये एजुकेशनल एक्टिविटी की एक प्लानिंग होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे एक टेक्स्ट बुक की जो विशेषता रहेगी ये रहेगी, इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन इन द करिकुलम, यानी कि जब भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, ठीक है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं जो टेक्स्ट बुक डिफरेंट क्लास के हिसाब से टेक्स्ट बुक में समाहित होते हैं। तो करिकुलम यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से उद्देश्य छुपे हुए हैं एक पुस्तक के माध्यम से, उसको हम अचीव कर सकें, इस तरह की पुस्तक होनी चाहिए। या ये कहें कि करिकुलम में जो समाहित उद्देश्य होते हैं वो पुस्तक में भी होने चाहिए, तो इस तरह की पुस्तक होनी चाहिए। कहा जा सकता है इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन इन द करिकुलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू। जब भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका एक पर्पज क्या है, फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट को फिल करना, या फिर प्लान एंड रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट, ठीक है, यानी कि समेटिव असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस का प्लानिंग करना, या फिर नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, या फिर डी ऑप्शन रहेगा गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स इन द पीटीएम्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो स्टूडेंट्स के सीखने में जितने भी मिस्टेक, जितने भी एरर्स, गलतियाँ रह जाती हैं उनको फिल करना, यानी कि उनके बारे में पता लगाना। ठीक, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं या डायग्नोस्टिक क्लास की बात करते हैं, तो जो बच्चे सीखते समय जितने भी उनकी कमी रह जाती है, सीखने संबंधित एरर रह जाते हैं, जो गैप रह जाते हैं, उनको समझना सबसे पहले और फिर समझने के बाद उनका उपचार करना। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक विशेषता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9। द पर्पज ऑफ कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन CCE इन लैंग्वेज इज, यानी कि कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रेसिव एवोल्यूशन, ठीक है, CCE का एक पर्पज क्या है? टू एसेस देयर लैंग्वेज गैप्स, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में जो भी गैप रह जाते हैं उनको एसेस करना। टू गिव रेगुलर टेस्ट, वीकली टेस्ट, या फिर बच्चों को रेगुलरली और वीकली टेस्ट देना, या फिर टू एसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन, या फिर बच्चों के द्वारा कितना अचीव किया गया है उसके बारे में मालूमात करना, या फिर टू एक्सेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, या टेक्स्ट बुक के बारे में समझ बिठाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन कहता है टू एसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के बच्चे ने कितना अचीव किया है, ठीक है, कहाँ तक अचीव किया है, ये बात जो हो रही होती है। कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव CC एवोल्यूशन, यानी कि CCE टेस्ट का जो एक उद्देश्य रहता है वो रहता है कि किसी भी बच्चे ने जो उसके लिए निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वहाँ तक उसने कितना अचीव किया है। कुल मिला के जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसने कितने अचीव किए हैं, स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया है, इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज? फ्रेंड्स, यानी कि इंग्लिश को किसके अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है, ये बात इसमें पूछी गई है। अंडर विच एक्ट, यानी कि किस एक्ट के अंडर रखा गया है और इंग्लिश को, और वहाँ पे उसे ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343, यानी कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो फ्रेंड्स ये इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। थ्री लैंग्वेज फार्मूला के अंडर रखा गया, या फिर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें, NCF 2005 की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स यानी कि ये कोई एक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल बच जाता है, वो करेक्ट रहेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, आर्टिकल 343 यानी कि 343, आर्टिकल 343 के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंतर्गत इंग्लिश को रखा गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चंस, ठीक है, इस सेशन के। आज हमने इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल का पार्ट नंबर 9 किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपके हेल्प करेंगे, ठीक, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प करते हैं, तो सेशन को लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपने कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी हो उसको ज़रूर से बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह, साइनिंग ऑफ।